लोग आखिर में पुलिस से इतना डरते क्यों हैं? इनकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ एकदम खत्म होती है। ये साले बिना पैसों के तो एफआईआर तक नहीं लिखते हैं। अगर सारे पुलिस वाले मात्र 5 दिन के लिए अगर छुट्टी पर चले जाए ना, तो चोर और अपराधी आपके घरों में घुसकर आपको लूट के ले जाए, ऊपर से मारे और आपको। कोरोना में सारे लोग अपने घरों पर थे और ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे थे। फिर बैठ के डिसाइड किया जाता है कि किसकी अकल ठिकाने लगानी है और किसका जंतर भरना है। सीनियर सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ये ऐसे पुलिस वाले रहे, ऐसे ऑफिसर रहे जो बहादुरी से, ताकत से शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए हैं। कोई साहब का एसी ठीक करवा रहा है, कोई मैम साहब का सिलेंडर भरवा रहा है, तो आप यहाँ चाहकर भी ईमानदार बने नहीं रह सकते हो। अब जिस अपराधी को जेल में होना चाहिए वो पुलिस के ऊपर ऑर्डर चला रहा है, तो ये सिस्टम कैसे एफिशिएंट बनेगा? क्या होती है पुलिस? लोग आखिर में पुलिस से इतना डरते क्यों हैं? क्या ऐसे कारण है कि आम आदमी की नजरों में पुलिस की इमेज इतनी बेहतर नहीं है? ऐसे क्या कारण है कि पुलिस को राजनेताओं की गुलामी करनी पड़ती है? और ऐसे क्या कारण है कि आजाद हुए हमको 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हम पुलिस सिस्टम में उतना सुधार ला नहीं पाए जितना हमको लाना चाहिए था? आज के इस वीडियो में एक एक करके उन तमाम कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस की फुल फॉर्म होती है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। 1947 से लेके 2019 तक 35,134 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो लाइन ऑफ ड्यूटी पर काम करते करते शहीद हो गए हैं। पुलिस का नाम आते ही कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये तो वही है जो बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करते हैं, एक नंबर के करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं। ये साले बिना पैसों के तो एफआईआर तक नहीं लिखते हैं, राजनेताओं से मिले हुए होते हैं। और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट के अनुसार भी पुलिस की इमेज आम लोगों की नजरों में कुछ ऐसी ही है। अब आप दूसरी साइड भी जान लो कि पुलिस वालों की कंडीशन क्या होती है। एक तो इनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इनकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ एकदम खत्म होती है। अदर डिपार्टमेंट्स की तरह इनको सैटरडे और संडे की छुट्टी नहीं मिलती है। अदर डिपार्टमेंट्स में होली, दिवाली और ईद जैसे त्योहार पर छुट्टी होती है और इनका काम डबल हो जाता है। इनकी सैलरी तुलनात्मक रूप से अदर डिपार्टमेंट से कम ही होती है। कोरोना में सारे लोग अपने घरों पर थे और ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे थे। ऑन एन एवरेज 81% से ज्यादा पुलिस वाले ऐसे हैं जो 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी करते हैं और 24% पुलिस वाले ऐसे हैं जो 16 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी करते हैं। आप सोचो 24 में से 16 घंटे की ड्यूटी। आपके दिमाग में भले ही पुलिस की इमेज नेगेटिव होगी, लेकिन अगर सारे पुलिस वाले मात्र 5 दिन के लिए अगर छुट्टी पर चले जाए ना, तो चोर और अपराधी आपके घरों में घुसकर आपको लूट के ले जाए, ऊपर से मारे और आपको। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि सरकार ने वैकेंसी निकाली और देश के तमाम भ्रष्ट लोगों ने एक साथ अप्लाई कर दिया और सबके सब सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। देश में एक से एक ईमानदार ऑफिसर भी रहे हैं। एंटी टेरर स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालास्कर, सीनियर सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ये ऐसे पुलिस वाले रहे, ऐसे ऑफिसर रहे जो बहादुरी से, ताकत से शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए हैं। अब देखिए, पुलिस के सिस्टम को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1857 की जब क्रांति हुई तब अंग्रेजों को समझ में आया था कि लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, सप्रेस करने के लिए और उनको रोकने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो 1861 में ब्रिटिशर्स इंडियन पुलिस एक्ट लेकर आए और तब से लेके आज तक हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। बस उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करें, बाकी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं आज की डेट तक। इमरजेंसी के दौरान पुलिस का बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया था, इसलिए जनता दल की गवर्नमेंट ने पावर में आते ही फॉर्मर आईसीएस धर्मवीर की चेयरमैनशिप में नेशनल पुलिस कमीशन बनाया था। इस कमीशन ने 4 साल में 8 कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उसमें से ज्यादातर को रिजेक्ट कर दिया गया। साल 1996 में यूपी के फॉर्मर डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली पुलिस रिफॉर्म को लेकर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और मॉडर्न इंडिया का आइडिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए पुलिस रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसकी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया। और 10 साल बाद 22 सितंबर 2006 को
पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए थे, जिनकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा, क्योंकि इन 10 सालों में पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर और भी कमीशंस बने थे। साल 1998 में पुलिस रिफॉर्म को लेकर रायबेरियो कमेटी बनी। इस कमेटी ने 5 रिकमेंडेशंस दी, लेकिन इनको अडॉप्ट ही नहीं किया गया। उसके बाद सन 2000 में पद्मन भाइया कमेटी बनी और उसके 1 साल बाद सन 2001 में मालीमत कमेटी बनी। अब बातचीत करते हैं उन 7 डायरेक्टिव्स की जो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। पहला यह था कि हर स्टेट में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, जिसका काम रहेगा ब्रॉड लेवल पर सिक्योरिटी गाइडलाइन बनाना और ये इंश्योर करना कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव पुलिस पर अपना इन्फ्लुएंस ना जमा पाए और रेगुलर स्टेट पुलिस का इवैल्यूएशन करते रहना। दूसरा है कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट पुलिस, जो कि स्टेट पुलिस का हेड होता है, उसका टेन्योर 2 साल के लिए फिक्स करना। तीसरा है कि जो एसपीज और एसएचओज हैं, इनका जो टेन्योर है वो कम से कम 2 साल के लिए फिक्स करना कि 2 साल तक इनका कोई ट्रांसफर और पोस्टिंग ना कर सके, ताकि ये पुलिस वाले अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर सके। इसके बाद चौथा है कि इन्वेस्टिगेशन विंग और लॉ एंड ऑर्डर विंग, ये दोनों सेपरेट होनी चाहिए ताकि एक प्रोफेशनलिज्म नजर आए। पांचवा है कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए जो ये तय कर सके कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। छठा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई पर्सन पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहे तो वो कर सके। और सातवां है कि एक नेशनल लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, वो ये तय कर सके कि डीजीपी का टेन्योर 2 साल का रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। ऑन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डायरेक्टिव्स हर स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन एक भी स्टेट ने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। बस दिखाने के लिए थोड़ा मोड़ा करके कुछ थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फुल फ्लेज्ड तरीके से एक भी स्टेट ने ये सारे डायरेक्टिव्स इंप्लीमेंट करे ही नहीं है। देखो, बदलाव इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ये सिस्टम नेताओं को सूट करता है। नेता राजनीति में आते हैं पावर के लिए, और पावर तब तक है जब तक पुलिस उनके कंट्रोल में है, तो वो चाहते ही नहीं कि पुलिस उनके कंट्रोल से बाहर जाए। इसलिए आप देखो कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो सबसे पहले पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग होते हैं। अपने आसपास उन्हीं अफसरों को लाया जाता है जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए और इनके इशारों पर नाचे। फिर बैठ के डिसाइड किया जाता है कि किसकी अकल ठिकाने लगानी है और किसका जंतर भरना है। कंट्रोल तो ये पॉलिटिशियंस, न्यायपालिका को और जुडिशरी को भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन इनके हाथों में नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन इनके हाथों में होते हैं। यूपी पुलिस के एक फॉर्मर को विक्रम सिंह का कहना है कि सरकारों ने जानबूझकर अपने राजनीतिक गोल अचीव करने के लिए इस पुलिस सिस्टम को अपाहिज बना रखा है। बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय का थिंक टैंक है, और इसके डेटा के हिसाब से 2019 में 66,043 पुलिस वाले 19,467 वीआईपी की सिक्योरिटी देख रहे थे। ये वीआईपी मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स और विधायक जैसे लोग हैं। और 196 लोग 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देखते हैं। मतलब अगर आप एवरेज लोगे तो एक वीआईपी के लिए 3 पुलिस वाले हैं और 642 आम लोगों के लिए मात्र 1 पुलिस वाला। और इन सब की तनख्वाह आप और हमारे टैक्स के पैसे से जाती है। 2011 के डेटा के हिसाब से भारत में लगभग 48% वुमेन है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में मात्र 10% के लगभग है। और ये वीआईपी इन कांस्टेबलों से घरों का काम भी करवा लेते हैं। कोई साहब का एसी ठीक करवा रहा है, कोई मैम साहब को बाजार छोड़ कर आ रहा है, कोई मैम साहब का सिलेंडर भरवा रहा है, कोई इनके बच्चों को कोचिंग से लेकर आ रहा है, कोचिंग छोड़ने जा रहा है। अगर कोई इंसान पुलिस ज्वाइन करके ईमानदारी से काम करना चाहे तो फिर उसे हर किसी की एफआईआर लिखनी पड़ेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फिर एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे, फाइलें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड जमा करके रखना पड़ेगा। और जिस थाने में जितनी ज्यादा एफआईआर होती है वो थाना उतना ही ज्यादा बदनाम होता है। तो आप यहाँ चाहकर भी ईमानदार बने नहीं रह सकते हो। भारत की आर्मी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, सीबीआई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन तमाम एजेंसियों पर भारत के लोगों का भरोसा थोड़ा बहुत इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है और इनमें नेताओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। लेकिन भारत की पुलिस में नेताओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए पब्लिक को ट्रस्ट इशू रहता है। पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़कर जेल में डालना, लेकिन ये अपराधी
जेल से निकलकर नेता बन जाते हैं और फिर नेताओं के नीचे पुलिस काम करती है। अब जिस अपराधी को जेल में होना चाहिए वो पुलिस के ऊपर ऑर्डर चला रहा है, तो ये सिस्टम कैसे एफिशिएंट बनेगा। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके डेटा के हिसाब से 2019 की लोकसभा में 43% लोग ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस के चार्जेस है। 159 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन पर रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऐसे सीरियस चार्जेस शामिल हैं। और जो लोग अपनी अपनी पार्टी की वकालत करते हैं, कभी अपने नेताओं से भी पूछ लो कि भाई पुलिस रिफॉर्म को क्यों लागू नहीं करते हो। और जो लोग गली गली में अपनी पार्टी के प्रवक्ता बने घूमते हैं, तो ध्यान से सुन लो, ना ये तब लागू हुआ था और ना आज लागू हुआ है। पुलिस के बारे में, इस पुलिस सिस्टम के बारे में और पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।